अमरीन पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, भारतीय इतिहास के कुछ विषय जो पार्ट थर्ड है उसका आज हमारा अध्याय 10 है। टॉपिक का नाम है विद्रोही और राज, 1857 का आंदोलन और उसके व्याख्या। समझ रहे बच्चों, 1857 का जो गदर है हिंदुस्तान की हिस्ट्री में एक माना हुआ आंदोलन, आज़ादी का प्रथम आंदोलन इसको कहा गया है इतिहासकारों के द्वारा। बच्चों, इसी का ही अध्ययन आज हम करेंगे। 10 मई 1857 को दोपहर बाद मेरठ छावनी में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। हलचल की शुरुआत भारतीय सैनिकों से बनी पैदल सेना से हुई थी, जो जल्द ही सवार फौज और फिर शहर तक फैल गई। शहर और आसपास के देहात के लोग सिपाहियों के साथ जुड़ गए। सिपाहियों ने शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया, जहां हथियार और गोला बारूद रखे हुए थे। इसके बाद उन्होंने गोरों पर निशाना साधा और उनके बंगलों, साजो सामान को तहस नहस करना, जलाना, फूकना शुरू कर दिया। रिकॉर्ड दफ्तर, जेल, अदालत, डाकखाने, सरकारी खजाने जैसी सरकारी इमारतों को लूटकर तबाह किया जाने लगा। समझ रहे बच्चों, चारों तरफ गदर मचा दिया। भारतीय सैनिकों ने, जो ब्रिटिश फौज में जॉब करते थे, शहर को दिल्ली से जोड़ने वाली टेलीग्राफ लाइन से जो है काट दी गई। अंधेरा पसरते ही सिपाहियों का एक जत्था घोड़ों पर सवार होकर दिल्ली की तरफ चल पड़ा। यह जत्था 11 मई को तड़के लाल किले के फाटक पर, रमजान का महीना था। मुगल सम्राट बहादुर शाह नमाज पढ़कर और शहरी रोजे के दिनों में सूरज उगने से पहले का भोजन खाकर उठे थे। उन्हें फाटक पर हो हुल्ला सुनाई दिया। बाहर खड़े सिपाहियों ने जानकारी दी कि हम मेरठ के सभी अंग्रेज पुरुषों को मारकर आए हैं, क्योंकि वे हमें गाय और सूअर की चर्बी में लिपटे कारतूस दांतों से खींचने के लिए मजबूर कर रहे थे। इससे हिंदू और मुसलमान सबको धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तब तक सिपाहियों का एक और जत्था दिल्ली में दाखिल हो चुका था। शहर के आम लोग उनके साथ जुड़ने लगे थे। बहुत सारे यूरोपियन लोग मारे गए। दिल्ली के अमीर लोगों पर हमले हुए और लूटपाट हुई। दिल्ली अंग्रेजों के नियंत्रण से बाहर जा चुकी थी। कुछ सिपाही लाल किले में दाखिल होने के लिए दरबार के शिष्टाचार का पालन किए बिना बेधड़क किले में घुस गए। उनकी मांग थी कि बादशाह जो है उन्हें अपना आशीर्वाद दे, और सिपाहियों से घिरे बहादुर शाह के पास उनकी बात मानने के अलावा और कोई चारा न था। इस तरह विद्रोह ने एक वीरता हासिल कर ली, क्योंकि अब उसे मुगल बादशाह के नाम पर चलाया जा सकता था। बच्चों, ये जो है बहादुर शाह का जो है, बहादुर शाह जफर का ये जो है फिगर है, इसे आप देख सकते हैं बच्चों। बच्चों, एक सेकंड। बच्चों, ये जो फिगर है इसको आप जो है ध्यान से देखेंगे तो ये जो है कितना मतलब जो है उस बादशाह जो है किस अपने लिबास में है, उनका लिबास को आप जो है ध्यान से देखेंगे। देख रहे हैं बच्चों आप ध्यान से। अब बच्चों, 12 और 13 मई को उत्तर भारत में शांति रही, लेकिन जैसे ही यह खबर फैली कि दिल्ली में पर विद्रोहियों का कब्जा हो चुका था और बहादुर शाह ने विद्रोह को अपना समर्थन दे दिया है, हालात तेजी से बदलने लगे। गंगा घाटी की छावनियां और दिल्ली के पश्चिम की कुछ छावनियां, यानी कि राजस्थान में जो है अजमेर और उसके पास में एक दो छावनी और थी, तो वहां से भी जो है विद्रोह के स्वर तेज होने लगे, यानी कि वहां भी जो है बगावत हो गई। बच्चों, एक सेकंड।
तो बच्चों सॉरी, बगावत जो है, जो दिल्ली के आसपास की छावनी है वहां से स्टार्ट हो जाती है। अब विद्रोह का जो है ठर्रा क्या था बच्चों, इसे थोड़ा सा देखते हैं ध्यान से। 1857 की क्रांति का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोई एग्जाम हिस्ट्री में ऐसा नहीं है जो सवाल पूछा ना गया हो। बच्चों देखते हैं, यदि इन विद्रोह को तारीख के हिसाब से सिलसिलेवार रखा जाए तो ऐसा लगता है जैसे विद्रोह की खबर एक शहर से दूसरे शहर में पहुंचती गई, वैसे वैसे सिपाही हथियार उठाते गए। हर छावनी में विद्रोह का घटनाक्रम कमोबेश एक जैसा था। सैन्य विद्रोह कैसे शुरू हुए? सिपाहियों ने किसी न किसी विशेष संकेत के अपनी कार्रवाई शुरू की। कई जगह शाम के समय तोप का गोला दागा गया तो कहीं बिगुल बजाकर विद्रोह का संकेत दिया गया। सबसे पहले उन्होंने शस्त्रागार पर कब्जा किया, सरकारी खजाने को लूटा। उसके बाद उन्होंने जेल, सरकारी खजाने, टेलीग्राफ दफ्तर, रिकॉर्ड रूम, बंगलों, तमाम सरकारी इमारतों पर हमला किया। सारे रिकॉर्ड जलाते चले गए। गोरों से संबंधित हर चीजें और हर शख्स हमले का निशाना था। हिंदुओं और मुसलमान तमाम लोगों को एकजुट होने और फिरंगियों का सफाया करने के लिए हिंदी, उर्दू, फारसी में अपीलें जारी होने लगी। विद्रोह में आम लोगों के भी शामिल हो जाने के साथ साथ हमलों का दायरा फैल गया। लखनऊ, कानपुर, बरेली, देख रहे बच्चों, लखनऊ है, कानपुर है, बरेली जैसे बड़े शहरों में साहूकार और अमीर भी विद्रोहियों के गुस्से का शिकार बनने लगे। किसान इन लोगों को न केवल अपना उत्पीड़क बल्कि अंग्रेजों का पिट्ठू मानते थे। ज्यादातर जगह अमीरों के घर बार लूट कर तबाह कर दिए गए। सिपाहियों की कतारों में हुए छिटपुट विद्रोह ने जल्दी ही चौतरफा विद्रोह का रूप ले लिया। शासन की सत्ता सोपानों के सराह अवहेलना होने लगी। मई जून के महीने में अंग्रेजों के पास विद्रोहियों की कार्यवाही का कोई जवाब नहीं था। अंग्रेज अपनी जिंदगी और घर बार बचाने में फंसे हुए थे। जैसा कि ब्रिटिश ने लिखा, ब्रिटिश शासन ताश के किले की तरह बिखर गया। समझ रहे बच्चों, ब्रिटिश शासन ताश के किले की तरह बिखर गया। वाह रे वाह फिरंगियों। अब देखो बच्चों, लखनऊ में ब्रिटिश लोगों के खिलाफ हमले में आम लोग भी सिपाहियों के साथ आ जुटते थे। समझ रहे हो, ये आम लोग हैं। देखो, किसी सैनिक से कम नहीं होते थे ये आम लोग भी। ये जो है कोई ब्राह्मण सैनिक है बच्चों, देखो सर पर चोटी, अंग्रेजों से मुकाबला हो रहा है, घमासान लड़ाई, जंग चल रही है। फिरंगी फारसी भाषा का शब्द है जो संभवतः फ्रैंक, जिससे फ्रांस का नाम पड़ा है, से निकला। इसे उर्दू और हिंदी में पश्चिमी लोगों का मजाक उड़ाने के लिए कभी कभी इसका प्रयोग अपमानजनक दृष्टि से भी किया जाता है। मारो फिरंगियों को बच्चों एक नारा भी है या किसी फिल्म का डायलॉग भी है। तो इस तरीके से शुरुआत जो है 11 मई 1857 मेरठ से स्टार्ट होती है। पैदल छावनी है। अब बच्चों सिस्टन और तहसीलदार की कहानी यहाँ पे दी गई है, थोड़ा यहाँ पे देखते हैं बच्चों। ये हो गया। अब देखते हैं असामान्य समय में सामान्य जीवन क्या है। देखो, विद्रोह के महीनों में शहरों में क्या हुआ, उथल पुथल के दिनों में लोग अपनी जिंदगी कैसे जी रहे थे, सामान्य जीवन किस तरह प्रभावित हुआ। विभिन्न शहरों की रिपोर्टों से पता चलता है कि सामान्य गतिविधियां अस्त व्यस्त हो गई थी। दिल्ली उर्दू अखबार 14 जून 1857 की इन रिपोर्टों को पढ़िए। यह हालात सब्जी और साग पालक के भी हैं। लोग इस बात पर शिकायत कर रहे हैं कि बाजारों में कद्दू और बैगन तक नहीं मिलते। आलू और अरबी अगर मिलती भी है तो बासी सड़ी, जिसे कुंजड़ों सब्जी बेचने वालों ने रोक कर जमा कर रखा हुआ था। शहर में स्थित बाग बगीचों से कुछ माल चंद इलाकों तक पहुंच जाता था। इन गरीब और मध्यम वर्ग वाले देखकर बस होठों पर जी फिरा कर रह जाते। यहाँ एक और चीज पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए जिससे लोगों को बड़ा नुकसान हो रहा है।
मामला यह है कि पानी भरने वालों ने पानी भरना बंद कर दिया है। गरीब सुरफा शरीफ लोग खुद घोड़ों में पानी भरकर लाते हैं, तब जाकर खाना बनता है। हलाल खोर हराम खोर हो गए हैं। कई दिनों से बहुत सारे मोहल्लों में कोई आमदनी नहीं हुई है और यही हालात बने रहे तो जिंदगी और मौत, यानी कि गंदगी और मौत और बीमारियां शहर को आबो हवा खराब कर देंगी। शहर महामारी की गिरफ्त में आ जाएगा, यहाँ तक कि आसपास के इलाके भी उसकी चपेट में आ जाएंगे। संचार के माध्यम अलग अलग स्थानों पर विद्रोह के ठर्रे में समानता की वजह आंशिक रूप से उसकी योजना और समन्वय में निहित थी। इसमें कोई शक नहीं कि विभिन्न छावनियों के सिपाहियों के बीच अच्छा संचार बना हुआ था। जब 7वीं अवध इरेग्युलर कैवेलरी ने मई की शुरुआत में नए कारतूसों का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया तो उन्होंने 48 नेटिव इन्फेंट्री को लिखा कि हमने अपने धर्म की रक्षा के लिए यह फैसला किया है, और 48 नेटिव इन्फेंट्री के हुक्म का इंतजार कर रहे हैं। सिपाही या उनके संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे। लब्बो लुआब ये कि लोग बस बगावत के मंसूबे गढ़े रहे थे, उसी के बारे में बात करते थे। सिस्टन और तहसीलदार है। विद्रोह और सैनिक अवज्ञा के संदर्भ में सीतापुर के देसी ईसाई पुलिस इंस्पेक्टर फ्रांसवा सिस्टन का अनुभव हमें बहुत कुछ बताता है। सीतापुर के देसी ईसाई पुलिस इंस्पेक्टर फ्रांसवा सिस्टन, वह मजिस्ट्रेट के पास शिष्टाचारवश मिलने सहारनपुर गया हुआ था। सिस्टन हिंदुस्तानी कपड़े पहने था और आलती पालती मारकर बैठा था। इसी बीच बिजनौर का एक मुस्लिम तहसीलदार कमरे में दाखिल हुआ। जब उसे पता चला कि सिस्टन अवध में तैनात है तो उसने पूछा, क्या खबर है अवध की, काम कैसा चल रहा है? सिस्टर ने कहा, अगर हमें अवध में काम मिलता है तो जनाब अली को भी पता चल जाएगा। इस पर तहसीलदार ने कहा, भरोसा रखो, इस बार हम कामयाब होंगे। मामला काबिल हाथों में है। बाद में पता चला कि तहसीलदार बिजनौर के विद्रोहियों का सबसे बड़ा नेता था। समझ रहे हो? ये है तहसीलदार। बच्चों देख रहे हो आज के तहसीलदार और उस टाइम के तहसीलदार में कितना फर्क है। विद्रोही अपनी योजनाओं को किस तरह एक दूसरे पहुंचाते थे, इस बारे में इस बातचीत से क्या पता चलता है? तहसीलदार ने सिस्टन को संभावित विद्रोही क्यों मान लिया था? विद्रोह की बनावट और जिन साक्ष्यों के आधार पर ऐसा लगता है कि इन विद्रोहों में एक योजना और समन्वय था, उनको देखकर कुछ अहम सवाल खड़े होते हैं। ये योजनाएं कैसे बनाई गई? योजनाकार कौन थे? मौजूदा दस्तावेजों के आधार पर इन सवालों के सीधे सीधे जवाब देना कठिन है। फिर भी एक घटना इस बारे में कुछ सुराग जरूर देती है कि ये विद्रोह इतने सुनियोजित कैसे थे। विद्रोह के दौरान अवध मिलिट्री पुलिस के कैप्टन हियरसे की सुरक्षा का जिम्मा भारतीय सिपाहियों पर था। जहां कैप्टन हियरसे तैनात था, वहीं 41वीं नेटिव इन्फेंट्री भी तैनात थी। इन्फेंट्री के दलाल थी क्योंकि वे अपने तमाम गोरे अफसरों को खत्म कर चुके हैं। इसलिए अवध मिलिट्री का फर्ज बनता है कि या तो हियरसे को मौत की नींद सुला दें या उसे गिरफ्तार करके 41वीं नेटिव इन्फेंट्री के हवाले कर दें। मिलिट्री पुलिस ने दोनों दलीलें खारिज कर दी। अब यह तय किया गया कि इस मामले को हल करने के लिए हर रेजिमेंट के देसी अफसरों की पंचायत बुलाई जाए। इस विद्रोह के शुरुआती इतिहासकारों में एक चार्ल्स बॉल ने लिखा कि ये पंचायतें रात को कानपुर सिपाही लाइनों में जुटती थी। इसका मतलब है कि सामूहिक रूप से कुछ फैसले जरूर लिए जा रहे थे, क्योंकि सिपाही लाइनों में रहते थे और सभी की जीवन शैली एक जैसी थी, क्योंकि उनमें बहुत सारे प्राय एक ही जाति के होते थे। इसलिए इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि वे इकट्ठा बैठकर अपने भविष्य के बारे में फैसले ले रहे होंगे। ये सिपाही अपने विद्रोह के कर्ता धर्ता खुद ही थे। नेता और अनुयायी
अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए नेतृत्व और संगठन जरूरी थे। इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए विद्रोहियों ने कई बार ऐसे लोगों की शरण ली थी जो अंग्रेजों से पहले नेताओं की भूमिका निभाते थे। जैसा कि हम पीछे देख चुके हैं, मेरठ के सिपाहियों ने सबसे पहले जो काम किया उनमें एक किया था, फौरन दिल्ली गए। उन्होंने बूढ़े हो चुके मुगल बादशाह से विद्रोह का नेतृत्व स्वीकार करने की दरख्वास्त की, लेकिन इस निवेदन पर सहमति हासिल करने में भी वक्त लगा। बहादुर शाह खबर पर भयभीत और बेचैन दिखाई दिए। बहादुर शाह ने नाम मात्र का नेता बनने की जिम्मेदारी भी तब स्वीकार की जब कुछ सिपाही शाही शिष्टाचार की अवहेलना करते हुए जबरन लाल किले के मुगल दरबार में जा घुसे। बहादुर शाह के पास कोई चारा नहीं बचा था। अन्य स्थानों पर भी छोटे पैमाने पर सही इसी तरह दृश्य घट चुके थे। कानपुर में सिपाहियों और शहर के लोगों ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के उत्तराधिकारी नाना साहिब के सामने बगावत की बागडोर संभालने के सिवा और कोई विकल्प ही नहीं छोड़ा था। झांसी में रानी को आम जनता के दबाव में बगावत का नेतृत्व संभालना पड़ा। कुछ ऐसी ही स्थिति बिहार में आरा के स्थानीय जमींदार कुंवर सिंह की थी। अवध में नवाब वाजिद अली शाह जैसे लोकप्रिय शासक को गद्दी से हटा दिए जाने और उनके राज्य पर कब्जा कर लेने की यादें लोगों के जहन में अभी भी ताज़ा थीं। लखनऊ में ब्रिटिश राज के ढहने की खबर पर लोगों ने नवाब के युवा बेटे ब्रिटिश कादर को अपना नेता घोषित कर दिया। सभी जगहों पर बच्चों, जो बिहार में कौन है, बिहार में आरा के स्थानीय जमींदार जो है कुंवर सिंह है। झांसी की रानी जो है ये झांसी में है, इनका अपना किला था, मोर्चा संभालती हैं। और जो है बाजीराव द्वितीय जो है ये कानपुर में है, पेशवा बाजीराव द्वितीय। तो मेरे बच्चों, सभी जगहों पर नेता दरबारों से जुड़े व्यक्ति रानी, राजा, नवाब, ताल्लुकदार नहीं थे। अक्सर विद्रोह का संदेश आम पुरुषों, महिलाओं के जरिए और कुछ स्थानों पर धार्मिक लोगों के जरिए भी फैल रहा था। मेरठ से इस आशय की खबरें आ रही थी कि वहां हाथी पर सवार एक फकीर को देखा गया था, जिससे सिपाही बार बार मिलने जाते थे। लखनऊ में अवध पर कब्जे के बाद बहुत से सारे धार्मिक और स्वयंभू पैगंबर प्रचारक ब्रिटिश राज को नस्ते नाबूद करने का अलग जगा रहे थे। अन्य स्थानों पर किसानों, जमींदारों, आदिवासियों को विद्रोह के लिए उकसाते हुए कई स्थानीय नेता सामने आ चुके थे। शाहमल ने उत्तर प्रदेश में बड़ौद परगना के गांव वालों को संगठित किया। छोटा नागपुर स्थित शाहमल जो है बच्चों, ये उत्तर प्रदेश क्षेत्र में है। 1857 की क्रांति का जो है नेता है। इनके नेतृत्व में जो है काम चल रहा है 1857 क्रांति का। छोटा नागपुर स्थित सिंह भूम के एक आदिवासी काश्तकार गोनू है। छोटा नागपुर में कौन है बच्चों? गोनू है। इलाके में कोल आदिवासी जो है, कोल आदिवासी का नेतृत्व जो है संभाला हुआ था। अब बच्चों यहाँ पे जो है ये तो फिगर दिए गए हैं, दो फिगर है, इनका अध्ययन आप कर लेंगे। रानी लक्ष्मीबाई एक प्रचलित जो है चित्र है, ये एक शानदार चित्र है रानी लक्ष्मीबाई। जो बच्चों, जो हमारे ये मतलब जो है जो मराठा हैं पेशवा, उन्हीं के खानदान की ये लड़की है। इसकी शादी जो है झांसी के राजा से हो जाती है, तो वो मराठा लड़की है। एक शानदार मतलब जो है उदाहरण पेश किया है बहादुरी का। अंग्रेज अधिकारी बड़ा खौफ खाते थे इनसे और मरने के बाद भी बड़ा ही इनका जो है उन्होंने इनकी बहादुरी का गुणगान किया है कि जो है 1857 क्रांति में यदि कोई मर्द थी तो झांसी की रानी थी। एक अंग्रेज अधिकारी ने ये बात कही थी। ये नाना साहब है बच्चों, नाना साहिब, देख रहे हो। 1858 के अंत में जब विद्रोह विफल हो गया तो नाना साहिब भाग नेपाल चले गए। उनके भागने की घटना को नाना साहिब के साहस और बहादुरी की कहानी का हिस्सा बताया जाता है। देख रहे बच्चों, ये है जो वहां पर भागे हैं, तो भागने की कहानी भी जो है बच्चों क्या है,
साहस का परिचय है, बहादुरी का परिचय है। जंग से मतलब जो है अपनी जान बचाने के लिए भागना, बहादुरी का सिंबल। ऐसा जो है आम लोग के बारे में उनकी जो है गुणगान होता है। समझ रहे हो, देखो ये रहा, बहादुरी बताई जाती है इनकी। 1857 क्रांति से भाग कर नेपाल पहुंचे, बहादुर हो गए। 1857 के विद्रोही शाहमल, शाहमल उत्तर प्रदेश के बड़ौद परगना के एक बड़े गांव के रहने वाले थे। वह एक जाट कुटुंब से संबंध रखते थे जो 84 देश 84 गांव में फैला हुआ था। इस इलाके की सिंचाई की सुविधाओं से लैस और उपजाऊ थी। यहाँ की मिट्टी काली नम थी। बहुत सारे ग्रामीण संपन्न थे और लोग ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था को दमनकारी मानते थे। लगान की दर ज्यादा और वसूली सख्त थी। नतीजा यह था कि किसानों की जमीन बाहरी लोगों के हाथ में जा रही थी। इलाके में आने वाले व्यापारी महाजन जमीन पर कब्जा करते जा रहे थे। शाहमल ने 84 दोस्त के मुखियाओं और काश्तकारों को संगठित किया। इसके लिए उन्होंने रात के सोए साये में गांव जाकर बात की और लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह के लिए तैयार किया। बहुत सारे दूसरे स्थानों की तरह यहाँ भी अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन की व्यापक विद्रोह में तब्दील हो गया था। अब विरोध, उत्पीड़न और अन्याय के तमाम चिन्हों के खिलाफ होने लगा था। किसान अपने खेत छोड़कर निकल पड़े। महाजनों व व्यापारी घर लूटने लगे। बेदखल भूस्वामी ने छीन चुकी जमीनों पर दोबारा कब्जा कर लिया। शाहमल के आदमियों ने सरकारी इमारतों पर हमला किया, पुल ध्वस्त कर दिया, पक्की सड़कों को खोद डाला। पक्की सड़कों को बच्चों खोद दिया है। इसकी वजह यह थी कि सरकारी फौजों का रास्ता रोकना चाहते थे। दूसरी वजह यह थी कि पुलों और सड़कों को ब्रिटिश शासन का प्रतीक माना जाता था। उन्होंने दिल्ली में विद्रोह करने वाले सिपाहियों को रसद पहुंचाई। ब्रिटिश हेडक्वार्टर में मेरठ के बीच तमाम सरकारी संचार बंद कर दिए। स्थानीय स्तर पर राजा कहलाने वाले शाहमल ने एक अंग्रेज अफसर के बंगले में डेरा डाला, उसे न्याय भवन का नाम दिया और वहीं से झगड़े और विवादों का फैसला करने लगे। उन्होंने गुप्तचरी का भी हैरतगंज नेटवर्क स्थापित कर लिया था। कुछ समय के लिए लोगों को लगा कि फिरंगी राज खत्म हो चुका है और उनका राज आ गया है। जुलाई 1857 को शाहमल को युद्ध में मार दिया गया। मौलवी अहमदुल्ला शाह, मौलवी अहमदुल्ला शाह 1857 के विद्रोह में अहम भूमिका निभाने वाले बहुत सारे मौलवियों में से एक थे। हैदराबाद में शिक्षित, इनकी एजुकेशन कहाँ हुई है, हैदराबाद में हुई थी। मौलवी अहमदुल्ला शाह, ठीक है। मैं शिक्षित शाह काफी कम उम्र में ही उपदेशक बन गए थे। 1856 में उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का प्रचार करते, लोगों के विद्रोह को लिए तैयार करते हुए गांव गांव जाते देखा गया था। वे एक पालकी में बैठकर चलते थे। पालकी के आगे आगे ढोल और पीछे पीछे उनके समर्थक होते थे, इसलिए उन्हें लोग बाग डंका शाह कहने लगे। लोग क्या कहते थे उन्हें, बाग डंका शाह कहने लगे। ब्रिटिश अफसर इस बात से परेशान थे कि मौलवी के साथ हजारों लोग जुटे रहते हैं और बहुत सारे मुसलमान उन्हें पैगंबर मानने लगे थे। समझते थे कि वह इस्लाम के आदर्शों से ओतप्रोत है। जब 1856 में वे लखनऊ पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें शहर में उपदेश देने से रोक दिया। 1857 में उन्हें फैजाबाद जेल में बंद कर दिया गया। रिहा होने पर उन्होंने 22वीं नेटरी इन्फेंट्री के विद्रोहियों ने अपना नेता चुन लिया। उन्होंने चिन्हौट के विख्यात संघर्ष में हिस्सा लिया, जिसमें हेनरी लॉरेंस की अगुवाई वाली टुकड़ी को मुंह की खानी पड़ी। मौलवी साहब को उनकी बहादुरी ताकत के लिए जाना जाना था। बहुत सारे लोग मानते थे कि उनको कोई नहीं हरा सकता, उनके पास जादुई शक्तियां हैं और अंग्रेज उनका बाल भी बांका नहीं कर सकते। काफी हद तक इसी विश्वास के कारण उन्हें लोगों में इतना अधिकार प्राप्त था। अफवाहें और भविष्यवाणियां, तरह तरह की अफवाह और भविष्यवाणियों के जरिए लोगों को उठ खड़ा होने के लिए उकसाया जा रहा था। जैसा कि हमने पीछे देखा, मेरठ से दिल्ली आने वाले सिपाहियों ने बहादुर शाह को उन कारतूसों के बारे में बताया था जिन पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप लगा था। उनका कहना था कि अगर वे इन कारतूसों को मुंह में लगाएंगे तो उनकी जाति और मजहब दोनों भ्रष्ट हो जाएंगे। सिपाहियों का इशारा एनफील्ड राइफल के उन कारतूसों की तरफ था जो हाल ही में उन्हें, लेकिन वह अफवाह उत्तर भारत की छावनियों में जंगल की आग की तरह फैलती जा रही थी, यानी कि बहुत स्पीड से फैली। जंगल की आग फैलने का मतलब क्या है कि कोई अफवाह जो है बहुत तेजी से फैली। इस अफवाह का स्रोत ढूंढा जा सकता है। राइफल इंस्ट्रक्शन डिपो के कमांडेंट कैप्टन राइट ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि दम दम
इसी सात्रागार में काम करने वाले नीची जाति के एक खलासी ने जनवरी 1857 के तीसरे हफ्ते में एक ब्राह्मण सिपाही से पानी पिलाने के लिए कहा था। ब्राह्मण सिपाही ने यह कहकर अपने लोटे से पानी पिलाने से इनकार कर दिया कि नीची जाति के छूने से लोटा अपवित्र हो जाएगा, यानी कि यह जो है मुकद्दस नहीं रहेगा लोटा। रिपोर्ट के मुताबिक इस पर खलासी ने जवाब दिया कि वैसे भी जल्दी ही तुम्हारी जाति भ्रष्ट होने वाली है, क्योंकि अब तुम्हें गाय और सुअर की चर्बी लगे कारतूसों को मुंह से खींचना पड़ेगा। इस रिपोर्ट की विश्वसनीयता के बारे में कहना मुश्किल है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि जब एक बार यह अफवाह फैलना शुरू हुई तो अंग्रेज अफसरों के तमाम आश्वासनों के बावजूद इसे खत्म नहीं किया जा सका और इसने सिपाहियों में गहरा गुस्सा पैदा कर दिया। 1857 की शुरुआत तक उत्तर भारत में यही एक अफवाह नहीं थी। यह अफवाह भी जोरों पर थी कि अंग्रेज सरकार ने हिंदू और मुसलमानों की जाति और धर्म को भ्रष्ट करने के लिए एक भयानक साजिश रच ली है। अफवाह फैलाने वालों का कहना है कि इसी मकसद को हासिल करने के लिए अंग्रेजों ने बाजार में मिलने वाले आटे में गाय और सूअर की हड्डियों का चूरा मिलवा दिया है। एक यह अफवाह भी फैली बच्चों। शहरों और छावनियों में सिपाही और आम लोगों ने आटे को छूने से भी इनकार कर दिया। चारों तरफ इस आशय का भय और शक बना हुआ था कि अंग्रेज हिंदुस्तानियों को ईसाई बनाना चाहते हैं। यह बेचैनी बहुत तेजी से फैली। अच्छा जी, एक अफवाह यह फैली कि जो है अंग्रेज जो है हिंदुस्तानियों को क्या है ईसाई बनाना चाहते हैं, उनका जो है उनकी जो मतलब जो है धर्म कन्वर्जन हो जाएगा। तो तरह तरह की अफवाह फैल रही है बच्चों। कारतूस वाली अफवाह है कि इसमें जो है चर्बी लगी हुई है, और दूसरा जो है अफवाह क्या है बच्चों कि गाय और सूअर की हड्डियां का जो चूरा है वो आटे में मिला हुआ है। और एक अफवाह ये फैली हुई है कि जो है कि अंग्रेज जो है हिंदुस्तानियों को ईसाई बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो तरह तरह की अफवाह बच्चों फैल रही हैं नॉर्थ इंडिया में। भरसक प्रयास किया गया लेकिन नाकामयाब रहे। इन्हीं बेचैनियों ने लोगों को अगला कदम उठाने के लिए झंझोड़ा। किसी बड़ी कार्रवाई के आह्वान को इस भविष्यवाणी से और बल मिला कि प्लासी की जंग के 100 साल पूरा होते ही 23 जून 1857 को अंग्रेजी राज खत्म हो जाएगा। बात सिर्फ अफवाहों तक ही सीमित नहीं थी। उत्तर भारत के विभिन्न भागों में गांव-गांव में चपातियां बंटने की भी रिपोर्ट आ रही थी। बच्चों क्या है, गांव-गांव में चपाती यानी कि रोटी बंटने की। बताते हैं कि रात में एक आदमी आकर गांव के चौकीदार को चपाती तथा 5 और चपाती बनाकर अगले गांव में पहुंचाने का निर्देश दे जाता था, और यह सिलसिला बनकर अगले गांव में पहुंचाने का निर्देश यह सिलसिला यूं ही चलता जाता। सिपाही बांटने का मतलब मकसद न सिर्फ उस समय स्पष्ट था न आज स्पष्ट है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि लोग इसे किसी आने वाले उथल पुथल का संकेत मान रहे थे। लोग अफवाहों में विश्वास क्यों कर रहे थे? इतिहास में अफवाह और भविष्यवाणी की ताकत को सिर्फ इस आधार पर नहीं समझा जा सकता कि वे वाकई में सच थी या नहीं। हमें देखना चाहिए कि उन पर यकीन कर रहे थे, उनकी मानसिकता के बारे में इससे क्या पता चलता है। ये अफवाहें और भविष्यवाणियां उनके भय, उनकी आशंका, उनके विश्वासों प्रतिबद्धताओं के बारे में क्या बताती हैं। अफवाह तभी फैलती है जब उसमें लोगों के जहन में गहरे दबे डर और संदेह की अनुगूंज सुनाई देती है। अगर 1857 की इन अफवाहों को 1820 के दशक से अंग्रेजों द्वारा अपनाई जा रही नीतियों के संदर्भ में देखा जाए तो उनका मतलब ज़्यादा आसानी से समझा जा सकता है। जैसा कि आपको मालूम होगा, गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक के नेतृत्व में उसी समय से ब्रिटिश सरकार पश्चिमी शिक्षा, पश्चिमी विचारों और पश्चिमी संस्थानों के जरिए भारतीय समाज को सुधारने के लिए खास तरह की नीतियां लागू कर रही थी। भारतीय समाज के कुछ तबकों की सहायता से उन्होंने अंग्रेजी माध्यम के स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय स्थापित किए, जिनमें पश्चिमी विज्ञान और उदार कलाओं के बारे में पढ़ाया जाता था। अंग्रेजों ने सती प्रथा को खत्म करना, सती प्रथा बच्चों कानून जो खत्म करने
किया है वो किस तारीख में हुआ है? 1829 में। हिंदू विधवा विवाह को वैधता देने के लिए कानून बनाया गया, यानी कि जो विधवा का विवाह भी हो जाए उसके लिए कानून बना है। और बच्चों इस टाइम पीरियड में जो है बहुत सारे धर्म सुधार आंदोलन भी चल रहे हैं। ठीक है, राजा राम मोहन राय का आंदोलन है, और जो है बहुत सारे आंदोलन जो है समाज सुधार के चल रहे हैं। शासकीय दुर्बलता और दत्तकता को अवैध घोषित कर देने जैसे बहानों के जरिए अंग्रेजों ने न केवल अवध बल्कि झांसी और सतारा जैसी बहुत सारी दूसरी रियासतों को भी कब्जे में ले लिया था। झांसी और सतारा, जैसे ही ऐसी कोई रियासत या इलाका उनके वहाँ आता था, वहाँ अंग्रेज अपने ढंग की व्यवस्था, अपने कानून, भूमि विवादों के निपटारे की अपनी पद्धति और भू राजस्व वसूली की अपनी व्यवस्था लागू कर देते थे। उत्तर भारत के लोगों पर इन सब कार्यवाही का गहरा असर हुआ। लोगों को लगता था कि वे अब तक जिन चीज़ों की कदर करते थे, जिनको पवित्र मानते थे, चाहे राजा रजवाड़े हों, सामाजिक धार्मिक रीति रिवाज हों या भू स्वामित्व लगान या अदायगी की प्रणाली हो, उन सबको खत्म करके एक ऐसी व्यवस्था लागू की जा रही थी जो ज्यादा हृदयहीन, पराई और दमनकारी थी। इस सोच को ईसाई प्रचारकों की गतिविधियों से भी बल मिल रहा था। ऐसे सूचकांक अनिश्चित हाल में अफवाह रात रात फैलने लगती थी। सन 1857 के विद्रोह के आधार का विस्तार से पता लगाने के लिए देख रहे हो बच्चों, तो यहाँ तक हमारा हो गया है। इससे नेक्स्ट बच्चों हम अगली जो है क्लास में लेंगे। जिन बच्चों ने हमारे चैनल अमरीन पाठशाला को सब्सक्राइब नहीं किया है, बच्चों सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।